नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। हम लोग आज एडुटेरिया के समसामयिकी प्रश्नों को करने के लिए यहाँ पर इस सेशन को लेके आए हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो एडुटेरिया में जो प्रश्नोत्तरी दी गई है, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये वार्षिकांक है 2022 का और ये 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक कवर किया गया है और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसको कवर किया गया है। ठीक है, तो ये आज पहला सेट है और हम लोग एक एक सेट सॉल्व करते जाएंगे और केवल प्रश्नों को ही नहीं देखेंगे, इसके तमाम अन्य पक्षों को भी कवर करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की थी? तो इसमें ऑप्शन है पहला चेक रिपब्लिक, पोलैंड, यूके और ऑस्ट्रिया। तो इसका सही जवाब होगा चेक रिपब्लिक, यानी ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अब यहाँ जरा इस बात को देख लिया जाए कि ऐसा क्या हुआ कि ये यूक्रेन और ये बातें चर्चा में रहीं। तो किसी अन्य मामले से भी ये यूक्रेन आजकल चर्चा में है, यूक्रेन और रसिया के विवाद की वजह से। तो जरा इसमें देख लेते हैं कि ये विवाद हुआ क्यों था। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यूक्रेन के पूर्वी यूक्रेन के भाग में एक अलगाववादी क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, डोनेस्टक और लुहानस्क, इन दो नगरों को, इन दो राज्यों को स्वतंत्र देश की घोषणा कर दी। ठीक है, उसके बाद ये रूस और यूक्रेन के बीच विवाद शुरू हो गया। अब इस विवाद के शुरू होने के बाद परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें यूक्रेन और रूस की किन किन बातों पे गौर करना होगा, यहाँ थोड़ा सा उसकी भी चर्चा कर ली जाए। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है जो नीपर नदी के किनारे है और यूक्रेन की सीमा 7 देशों से लगती है। इसमें अगर हम देखें तो पहला रूस है, फिर बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, माल्डोना है और रोमानिया है। ठीक है, तो इसमें क्रमशः इनके राजधानी को भी देखना उचित होगा। तो देखते हैं, रूस की राजधानी मास्को, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, पोलैंड की राजधानी वार्सा, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, माल्डोना की राजधानी किशिनेव और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। ठीक है, ये चूंकि उस यूक्रेन से बॉर्डर लगाने वाले 7 देश हैं, इसलिए इनकी राजधानी भी याद रहना जरूरी है। यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर है और एक और सागर है अजोव सागर। ठीक है, ये 2 सागर यूक्रेन से सीमा लगाते हैं। यूएसएसआर से यूक्रेन 1991 में अलग हुआ था। अभी हम लोगों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम तो जान लिया कि व्लादिमीर जेलेंस्की, लेकिन यूक्रेन के प्रधानमंत्री का भी नाम पूछ सकता है। तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री का नाम है डेनिस शमयाल। ठीक है, और यहाँ ये भी पूछ सकता है कि यहाँ भारतीय राजदूत कौन है यूक्रेन में, तो पार्थ सतपथी है। ठीक है, और जब आप लोग घटनासार का सीरीज देख रहे थे, बहुत से लोग ऐसे व्यूअर हैं जो घटनासार की मेरी जो तीनों सीरीज है ऑनलाइन स्टडी ग्रुप की, उसको देख लिए होंगे, यूपी स्पेशल भी देख लिए होंगे। उसकी चर्चा के दौरान हम लोगों ने वहां पे एक प्रश्न पढ़ा था कि यूक्रेन की जो राजदूत है वो अस्थायी तौर पर वर्तमान में किस देश में शिफ्ट कर दिया गया है, तो वो पोलैंड में शिफ्ट कर दिया गया है। ये भी बात आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। अगर रूस के राष्ट्रपति का नाम मालूम है कि व्लादिमीर पुतिन है, तो रूस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो मिखाइल मिशुस्तिन है। ठीक है, ये भी नाम याद रखना जरूरी है। एक प्रश्न और पूछ सकता है यहाँ पे कि जेलेंस्की किस पार्टी से संबंध रखते हैं, तो ये सर्वेंट ऑफ पीपल पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये पूरी मोटी मोटी हम लोगों ने चर्चा कर ली, यूक्रेन रूस विवाद और ये पूरा। ठीक है, और जेलेंस्की को राजकीय शीर्ष सम्मान किसने दिया था, तो चेक रिपब्लिक ने। ठीक है, ये ऑप्शन सही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस थी, उसकी थीम थी, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ, जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसमें कहा क्या गया है, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं कि जो जेंडर इक्वेलिटी है, यानी कि लैंगिक समानता आज के समय में रखा जाएगा, तो सस्टेनेबल टुमारो यानी कि हमारा जो भविष्य है वो एक सतत विकास की तरफ जाएगा, यानी सस्टेनेबल होगा। ठीक है, इस बात को यहाँ पे उद्धृत किया गया, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। आगे चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी। यह आयुष मंत्रालय के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो सही ऑप्शन होगा ए, यानी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर एक शब्द की चर्चा हुई है, WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 1948 में हुई, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये बातें रही। एक कुछ और भी बातें जो भारत में स्वास्थ्य संबंधित जो लक्ष्य या चिंताएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। भारत ने टीबी से मुक्त होने का जो लक्ष्य रखा है वो 2025 तक है, मलेरिया से मुक्त होने का लक्ष्य 2030 तक है और HIV एड्स से भी मुक्त होने का लक्ष्य कितना है, 2030 तक है। ठीक है, यानी मलेरिया और HIV से 2030 तक, टीबी से 2025 तक। ठीक है, तो इस तरह भी हम लोग कोरिलेट करके चलेंगे ताकि और भी चीजें कवर होती जाए। तो तीसरे का आंसर ए होगा। आगे चल रहे हैं, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, हैदराबाद। याद होगा मैंने आपसे जब घटनासार पढ़ते समय कहा था कि मैं इसको
अन्य किसी प्रतिष्ठित पत्रिका जब हम लोग करेंगे मैगजीन को तो उससे कोरिलेट करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग घटनासार की सीरीज में कर चुके हैं। तो जब यहां प्रश्न आया तो ये हम लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो जब याद होगा तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो इससे कोरिलेट करते हुए चलेंगे हम लोग। तो ये सही ऑप्शन क्या होगा? हैदराबाद, यानी 4 का डी। आगे चल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला जाएगा? तो वो खोला जाएगा कहां पे? मुंबई में। ये प्रश्न भी घटनासार के में था। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है? ठीक है, यानी पेंशन डोनेट के संदर्भ में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन की पहल शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इसमें एक मैचिंग करने के लिए दिया है, पूछ रहा है कौन सुमेलित है। ठीक है, तो देखते हैं। एफएटीएफ के अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो डी राजा कुमार बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति, तो यून सुक योल। ठीक है, ये भी सही है। और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक हैं, ये भी सही है, यानी कि यहां हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, इन नामों को आप याद कर लीजिएगा। यहां पर एक बात मैं आपको कोरिलेट करना चाहूंगा कि जब एफएटीएफ की बात आई तो हमको घटनासार की एक प्रश्न की याद आ गई। क्या था? कि एफएटीएफ में पाकिस्तान को बरकरार रखते हुए एक नए देश को शामिल किया गया था, किसमें? ग्रे लिस्ट में। ठीक है, तो वो कौन सा था? संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई। ठीक है, याद होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ साथ ग्रे लिस्ट में यूएई भी शामिल हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा किसके द्वारा? ये पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया जाएगा। ये तो प्रश्न का आंसर हो गया ए। अब यहाँ रेलवे की बात आ गई, तो याद रखिएगा कि जब हम लोगों ने घटनासार पढ़ा था तो उसमें कुछ चीजों पर ध्यान दिया था। क्या दिया था? वहां पर एक ऑपरेशन अमानत के बारे में चर्चा हुई थी। तो ये ऑपरेशन अमानत रेलवे द्वारा चलाया गया, और किसके लिए चलाया गया? तो जो खोया हुआ सामान है उसको ट्रैक करने के लिए, उसको पाने के लिए ऑपरेशन अमानत की शुरुआत की गई थी। यहां पर एक चीज और याद रखिए कि जो एक लक्ष्य और रखा गया रेलवे के द्वारा, ये नया मैं ऐड ऑन कर रहा हूं कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2023, यानी कि 2023 तक पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी रेल नेटवर्क से जुड़ी होगी। और एक और लक्ष्य रेलवे का है कि भारतीय रेलवे ने ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य जो है कब तक रखा है? तो 2030 तक। अब इसको हम लोगों ने घटनासार में क्या पढ़ा था कि नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक, यानी नेट जीरो कार्बन का मतलब ग्रीन रेलवे की बात हो रही है, तो वो 2030 तक का लक्ष्य है। ठीक है, तो यहां हमने रेलवे से जो जुड़े प्रश्न हो सकते थे उसको देख लिया। अब आगे चल रहे हैं 9वें प्रश्न की तरफ। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ किया गया? मार्च 2022 में। ठीक है, तो समर्थ का अभियान का किसके द्वारा किया गया? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा कि यहां महिला उद्यमियों को शब्द देखते हुए तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि यह महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय द्वारा। नहीं, क्यों? क्योंकि महिला के साथ उद्यमी शब्द भी लगा है, तो इसलिए इसको सूक्ष्म मंत्रालय से आपको रिलेट करेंगे। और महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए जो अभियान चलाया गया वो क्या है? समर्थ। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से समर्थ का संबंध किससे है? तो उसमें एक विकल्प दिया रहेगा कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो आप इस दृष्टिकोण से भी इस प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करा हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा, बेंगलुरु में इंडिया ग्लोबल फोरम वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। डी ऑप्शन सही है। आगे चल रहे हैं। कह रहा है कि भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई थी? यह प्रश्न भी हो चुका है। तो जो संभव और स्वावलंबन जो पहल है वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और किसके लिए किया गया था? तो प्लास्टिक के कचरे की समस्या को दूर करने के लिए। याद होगा आपको कि जब हम लोग घटना चक्र में इस करंट की सीरीज को देख रहे थे, मैं घटनासार में मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मैंने कहा था कि मैं कोरिलेट करूंगा, और कोरिलेट करना चाहिए क्योंकि जितनी प्रतिष्ठित मैगजीन है उनको मैं कवर करूंगा और कोरिलेट करते हुए चलूंगा ताकि करंट अफेयर्स को एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण से कवर किया जा सके। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने वहां एक चीज और आपसे डिस्कस किया था कि प्लास्टिक कचरे को फैलाने वाली सबसे ज्यादा एक सर्वे में किस कंपनी को बताया गया था? तो वो कोको कोला थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा? तो ये यहाँ सही ऑप्शन होगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा एक संभव और स्वावलंबन अभियान शुरू किया गया, जो किसके लिए? वो प्लास्टिक के कचरे की समस्या के निपटान के लिए, यानी 11 का ए सही होगा। आगे चलिए, अगला है, और एक और प्लास्टिक के कचरे वाले में मुझे याद आ रहा है, उसको और आप इंक्लूड कर लीजिए कि देश में प्लास्टिक यूज के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को मुक्त करने के लिए क्या लक्ष्य है? तो वो 1 जुलाई 2022 है। ठीक है, वो लक्ष्य क्या है? 1 जुलाई 2022। तो ये भी याद रखिएगा। आगे चल रहे हैं। कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं को सही सुमेलित करिए। तो करते हैं हम लोग। पहला है मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। ठीक है, तो ये कहां चलाया गया था? तो ये हरियाणा में चलाया गया था। ये बात सही है, पढ़ भी चुके हैं। कौशल्या मातृत्व योजना, ये भी पढ़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ में चलाया गया था।
अम्मा और बहिनी योजना, ये नई योजना है और ये कहाँ पे चलाया गया था? सिक्किम में। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम में चलाया गया था, यानी कि यहाँ पे विकल्प डी सही होगा हम लोगों का। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, जब हरियाणा राज्य आया तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हरियाणा में एक विश्व शांति केंद्र की स्थापना के लिए भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। और जब छत्तीसगढ़ का नाम आया तो एक नाम आपको याद आना चाहिए था कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को संयुक्त तौर पर टाइगर रिजर्व की घोषणा भी छत्तीसगढ़ में की गई थी। तो ये भी फैक्ट हम लोगों को रिकॉल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। 13 पे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया था? ठीक है, तो झरोखा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के तहत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, यानी कि यहाँ डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जा रहा है? तो फर्नीचर पार्क कहां पे बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में। बहुत अच्छा प्रश्न है कि देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा है। 15वां प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, इसमें दिया है कि किसे स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2021 का के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये आप लोग देख चुके हैं। इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था वो किसको प्राप्त हुआ था? आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ था। अब बात आती है कि आंध्र प्रदेश की किस मुख्यमंत्री को ये मिला? तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी साहब को मिला। ठीक है, अब जब हम लोगों ने आंध्र प्रदेश की चर्चा की है तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड क्या फैक्ट हम लोगों ने देख लिए हैं और क्या नए और देखने चाहिए। एक फैक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया घटनासार में कि गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन परिवर्तन चलाया जा रहा है। एक और फैक्ट हम लोग देख चुके हैं कि आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न 16वां है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने women@work कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक, यानी डी ऑप्शन सही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम पूछा जा सकता है या आपको जानकारी भी होनी चाहिए, तो बसवराव एस बोम्मई हैं। एक फैक्ट और यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए कि कर्नाटक में एक उत्सव मनाया जाता है, जो कौन सा उत्सव है? तो कंबाला उत्सव वो है। ठीक है, एक फैक्ट और हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया था किसने? कर्नाटक ने। ठीक है, तो हम लोग कोरिलेट भी करेंगे नए डेटा भी और पुराने डेटा को भी समाहित करते हुए, रिकॉल करते हुए चलेंगे। यहां ऑप्शन डी सही होगा 16 का। आगे चल रहा है। अगला प्रश्न है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया था? तो ये शुभारंभ किया था किसने? यूनिसेफ ने किया था, यानी कि यहाँ विकल्प ए सही हो जाएगा, UNICEF। अब इसका फुल फॉर्म भी जानना चाहिए, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होगा। इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल निधि कहेंगे। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है यूनिसेफ का? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। एक बी ऑप्शन में यूनेस्को दिख रहा है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने पिछली बार घटनासार के अध्ययन में ये देखा था कि क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के एक हिस्से के तौर पर किस को शामिल किया गया था? तो वो श्रीनगर को शामिल किया था। और किसने शामिल किया था? तो यूनेस्को ने शामिल किया था। ठीक है, तो यहां इसे हम लोगों ने कोरिलेट कर लिया। ठीक है, जब मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मैं दूसरी पत्रिका के जिसको मैं करा चुका हूं उसका रेफरेंस दूंगा, जिन लोगों ने उसको नहीं किया है या सीरियसली नहीं किया है वो एक बार उसको देख लेंगे जरूर इस सेशन के बाद, और वो कोरिलेट करेंगे तो उनको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। आगे चल रहे हैं। अगला, हाल ही में किस शहर ने देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? ये भी हो चुका है, ए ऑप्शन सही होगा, ग्वालियर। अगला प्रश्न है 19वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र ने। यानी महाराष्ट्र ने जल्द ही ये ऐलान किया है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण जो अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं या इससे कोरिलेट हो सकते हैं, उनको भी देख लिया जाए। जैसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य कब तक के लिए निर्धारित किया है? तो ये 2024 और 25 के लिए निर्धारित किया है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक है? तो ये 2030 तक का लक्ष्य है। ठीक है, तीसरी अर्थव्यवस्था 2030 तक का लक्ष्य है। ये पूछा जा सकता है कि सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का निर्यात का क्या लक्ष्य है? तो ये भी 2030 तक की है। ठीक है, अब यहाँ चूंकि महाराष्ट्र की बात हो रही है तो एक मुंबई ने भी एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुंबई शहर शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक पाएगा? तो वो 2050 तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न पे देखिए, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा? पुणे में इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित किया जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा।
आगे देखिए 21 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2020 का उद्घाटन कहां किया गया है? तो कहां किया गया है? सही आंसर होगा ए, अहमदाबाद में किया गया है। ठीक है, यानी कि 11वें खेल महाकुंभ का आयोजन 2022 कहां किया गया? अहमदाबाद में। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री महोदय द्वारा। ठीक है, तो यानी कि यहां हमारा ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वीडेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, इससे संबंधित कई सारी संस्थाएं अलग अलग अपनी रिपोर्ट जारी करती हैं। ये वीडेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 है और इसमें पहला स्थान किसका है? तो इसमें पहला स्थान स्वीडन का है, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो हम लोगों ने घटनासार पढ़ते समय इसको कवर कर लिया था। ये किसने प्रस्तुत किया है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने, यानी हमारा विकल्प सी सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? ये हरियाणा सरकार द्वारा की गई है, यानी विकल्प बी सही होगा। ये प्रश्न भी हम लोगों ने घटनासार में कवर किया था। आगे चलिए, हम लोग का 25वां प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये प्रतिमा किस राज्य में बन रही है? ये बिहार में बन रही है। ठीक है, यानी विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये कैसी मुद्रा में है? तो शयन की मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है, यानी बी ऑप्शन। अगला देखिए 26 नंबर, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा यूपीआई 123 लॉन्च किया गया है? तो ये हम लोगों ने घटनासार में कवर कर लिया था। ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहां हमने डिटेल आरबीआई के बारे में भी चर्चा की है, बार बार रिपीट करना उचित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। साहित्योत्सव कहाँ पे? नई दिल्ली में। और किसके द्वारा किया गया? तो साहित्य अकादमी द्वारा किया गया, 10 से 15 मार्च 2022 के बीच। ठीक है, कहाँ किया गया? साहित्योत्सव नाम था, किसके द्वारा किया गया? तो साहित्य अकादमी द्वारा। कब किया गया? ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो 10 से 15 मार्च 2022। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज का उपयोग को मंजूरी दी है? ये हम लोग कर चुके हैं घटनासार में। ये है कनाडा द्वारा इसको मंजूरी दी गई है, यानी डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। ये भी प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ आप याद रखिएगा, आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। हो सकता है विकल्प में इसी नाम से रिलेटेड कई और दे दे, तो क्लियर कट याद रखिएगा कि आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति महोदय द्वारा, यानी यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला चलते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? तो निमहांस संस्था द्वारा क्या शुरू किया गया? स्त्री मनोरक्षा परियोजना। ठीक है, तो ये कहाँ, किस मंत्रालय की से शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। आगे चल रहे हैं, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहां पर वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? ठीक है, कौन सा है? वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राजस्थान में वायु शक्ति का अभ्यास किया गया। किसके द्वारा किया गया? वायुसेना द्वारा किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे राजस्थान का जिक्र आ गया, तो एक चीज ये जान लीजिए कि जो राजस्थान के उदयपुर में शिल्प ग्राम उत्सव, एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है शिल्प ग्राम उत्सव, और ये राजस्थान के उदयपुर से संबंधित है, तो ये भी इसके साथ याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वें सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो ये बैठक का आयोजन कहां किया गया? आगरा में किया गया। अब आगरा कहां पे है? आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के भी हम 3 प्रमुख उत्सव के बारे में चर्चा कर देते हैं। एक काला नमक चावल उत्सव मनाया गया, ये कहां पे? ये श्री सिद्धार्थ नगर में बनाया गया। गुड़ महोत्सव मनाया गया, ये कहां पे? ये लखनऊ में मनाया गया। एक केला महोत्सव मनाया गया, ये कहां पे मनाया गया? तो कुशीनगर में मनाया गया। काला नमक चावल उत्सव सिद्धार्थ नगर, गुड़ लखनऊ, केला महोत्सव कुशीनगर में। ठीक है, तो ऐसे ही कोरिलेट करके चलेंगे तो वो और भी अन्य चीजें हम लोगों के दिमाग में आती जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे है, नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? ठीक है, यानी कि ये अरबपतियों की तीसरी आबादी कहां पे? भारत में है। ठीक है, और किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? तो नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा। ठीक है, और रिपोर्ट का नाम क्या है? द वेल्थ रिपोर्ट 2022। ठीक है, आगे चल रहे हैं, यानी यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही होगा।
अगला आप 34 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 34 नंबर प्रश्न में क्या करा, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, वह किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये हम सबको पता है कि इनका संबंध किससे है, ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है, ठीक है, उसका नाम पूछ रहा है कि सिकंदराबाद में एक राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर एक स्वदेशी रूप से विकसित किया गया स्वचालित ट्रेन सुरक्षा, यानी कि ये करेगा क्या, ये काफी प्रचलित हुआ था मीडिया में। ऐसा है कि ये जैसे ही उस जिस लाइन पर ट्रेन जा रही है उस लाइन पर यदि कोई और भी दूसरी ट्रेन है या कोई भी और अवरोध है तो ये अपने आप ट्रेन की स्पीड को स्लो कर देगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो इसका नाम क्या है, इस जिसका सफल परीक्षण किया गया, तो इसका नाम है कवच, यानी बी ऑप्शन सही हो गया। अगला है रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन जीव दिवस 2022 मनाया गया? तो ये कब मनाया गया, ये 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया, 3 मार्च को। और क्या थीम थी, रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर है, दिया है कि 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, कौन सा 31वां है और क्या नाम है, दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में। तो कहां आयोजित किया जाएगा, ये वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। ए नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला 38 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया नई दिल्ली में शुरू किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, BSES द्वारा। और कहां पे ये शुरू किया गया, तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां सही होगा। अगला है 39वें नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए सत्यता की जांच करते हैं। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल का आयोजन मिस्र के काहिरा में हुआ, बिल्कुल सही है। अगला है भारत ने कुल 7 पदक के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता, ये भी बात सही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, इसमें उपयुक्त सभी यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहां पर संपन्न हुई? तो याद रखिएगा कौन सी है, 5वीं है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहां पे आयोजित की गई? तो ये नैरोबी में आयोजित की गई। ठीक है, अब यहां पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की बात हुई तो हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड कुछ और भी विकल्प को देख लेते हैं। एक संस्था UNEP, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1972 में हुई। ये पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी केन्या में है। ठीक है, अब चूंकि पर्यावरण की बात हो रही है तो पर्यावरण में भारत का दृष्टिकोण क्या है, इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि भारत में नेट जीरो का लक्ष्य क्या कब तक का है, तो 2070 तक का है। ठीक है, कई बार एग्जाम में होता क्या है कि कई बार स्टेटमेंट में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो हमको फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों बातों को कंसीडर करके चलना होगा। यानी भारत का नेट जीरो का लक्ष्य 2070। ये भी पूछ सकता है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में HFC कहते हैं, में 80% तक कम करने का लक्ष्य कब तक का है, तो वो 2047 तक का है। ठीक है, यानी HFC को 80% कम करने का लक्ष्य 2047 तक का है। एक लक्ष्य और 2047 तक का है, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य भी 2047 तक का है। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में इस बात की चर्चा हुई थी कि भारत में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने की, कुल वाहन का जो 30% वाहन हो वो इलेक्ट्रॉनिक हो, ये लक्ष्य कब तक है, तो ये भी 2030 तक का लक्ष्य है। ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, 2030 उसका भी लक्ष्य है, यह है कि कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य कब तक है, तो ये भी 2030 तक का है। ठीक है, तो ये पर्यावरण से रिलेटेड कुछ अतिरिक्त फैक्ट थे जो हमने इस प्रश्न के साथ कोरिलेट किए। ठीक है, ये आप निश्चित तौर पर ये आपको मदद करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। 41 नंबर, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो ये आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव। यहां उत्सव की बात हो गई तो हमने कहा क्यों ना जम्मू कश्मीर के अन्य एक उत्सव की भी चर्चा कर ली जाए। तो जैसे मान लीजिए कि हेरात पर्व पूछ दे, तो हेरात कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। और अगर ये भी पूछ सकता है कि हेरात पर्व किस महीने में मनाया गया, तो ये मार्च 2022 में मनाया गया। एक प्रश्न और त्योहार से पूछा जा सकता है कि कंचोथ महोत्सव कब मनाया गया, तो ये फरवरी में मनाया गया। पूछा जा सकता है, ये भी जम्मू कश्मीर में। ये पूछा जा सकता है पुष्कर महोत्सव, तो ये भी जम्मू कश्मीर में दिसंबर में मनाया गया। ठीक है, इस प्रकार इन महोत्सव को देख ले। हाँ, एक महोत्सव और है अहरवल महोत्सव, ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया गया। ठीक है, तो इन सारे महोत्सवों को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उत्सव शब्द आ गया तो वो कोरिलेट करना जरूरी था। अगला है सागर परिक्रमा कार्यक्रम का प्रथम चरण किस राज्य से शुरू किया गया, तो ये गुजरात से शुरू किया गया, यानी विकल्प ए सही होगा।
अगला देखिए 43 नंबर प्रश्न, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन ढाका में किया गया। ठीक है, 2 दिवसीय स्टडीज इन इंडिया 2022 कहाँ आयोजन हुआ? ढाका में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 44 नंबर, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जब हम लोग खेल वाला पार्ट देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया? न्यूजीलैंड में, यानी विकल्प सी सही होगा यहाँ पे, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप। अगला देखिए 45 नंबर, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई कहाँ पे? चेन्नई में शुरुआत की गई। ठीक है, चेन्नई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का एक महोत्सव काफी प्रचलित है, जलीकट्टू महोत्सव। ठीक है, और ये हाल ही में अभी जनवरी 2022 में मनाया गया था, तो ये भी कोरिलेट करते हुए चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 46 देख लीजिए, कह रहा है कि अभ्यास स्लिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच में हुआ था? पूछ रहा है कि स्लिनेक्स किसके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा स्लिनेक्स जो है वो श्रीलंका के साथ हुआ था। ठीक है, श्रीलंका के साथ स्लिनेक्स, भारत और श्रीलंका के बीच में स्लिनेक्स कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण था। अब यहां पर श्रीलंका के साथ और भी कोई सैन्य अभ्यास हुआ है क्या? हाँ हुआ। कौन सा? ये मित्र शक्ति जो हुआ ये भी भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। कौन सा संस्करण हुआ था? 8वां संस्करण हुआ था, अक्टूबर 2021 में हुआ था। ठीक है, और ये श्रीलंका में ही हुआ था। ठीक है, अब विकल्प में जो हमको दिख रहे हैं नाम, क्यों ना उनके ऊपर भी चर्चा कर लीजिए। जैसे इंडोनेशिया और भारत के बीच में, तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में हुआ था जो सैन्य अभ्यास, उसका नाम है समुद्र शक्ति तृतीय। ठीक है, अब ये कहाँ हुआ था? तो ये सुंडा जल डमरू में हुआ था और सितंबर 2021 में हुआ था। एक और सैन्य अभ्यास इंडोनेशिया के साथ हुआ, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कॉर्पैट, CORPAT, कॉर्पैट। कब हुआ? तो ये हिंद महासागर में हुआ, और ये कब हुआ? जुलाई 2021 में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला नाम हम देख रहे हैं सिंगापुर। सिंगापुर के साथ भारत का 2 सैन्य अभ्यास याद आ रहा है। एक है हमारा सिटमैक्स, ठीक है, जो नवंबर 2021 में हुआ था। अब सिटमैक्स में 3 लोग थे, भारत था, सिंगापुर था और थाईलैंड था। ठीक है, और ये सिटमैक्स कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अंडमान सागर में। ठीक है, एक और है सिम्बैक्स, ये 28वां संस्करण था और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दक्षिण चीन सागर में और भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था, सितंबर 2021 में हुआ था। ठीक है, अगला नाम आ रहा है जापान। जापान का एक सैन्य अभ्यास भारत के साथ बहुत चर्चा में रहा, धर्म गर्जियन। ठीक है, धर्म गर्जियन किसके साथ हुआ? भारत जापान के बीच में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, फरवरी 2022 में हुआ था। ठीक है, एक और जापान के साथ हुआ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जीमैक्स, यानी JIMEX। ये 5वां संस्करण जापान और भारत के बीच में अरब सागर में हुआ था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जितने विकल्प थे उनके साथ जो सैन्य अभ्यास भारत के हैं उनको भी कोरिलेट कर लिया, ताकि आगे हमारे साथ सैन्य अभ्यास जब हम पढ़ें तो हमारे लिए चीजें फैमिलियर रहनी चाहिए। हाँ, मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा सुना है, इस टाइप का आपके मन में फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलिए 47 नंबर, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो देख लेते हैं। पहला दिया है कैप्टन दीपम चटर्जी की द मिलेनियल योगी। ठीक है, द मिलेनियल योगी जो है कैप्टन दीपम चटर्जी की, सही है। अगला नाम है मिथिलेश तिवारी की उड़ान एक मजदूर बच्चे की। ठीक है, ये भी सही है। सृष्टि झा की द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। ठीक है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी डी ऑप्शन इसमें होगा। लेखक और पुस्तकों से एक प्रश्न 100% आता है, इसलिए जो भी इस तरह की पुस्तकें आए उनको आप कोरिलेट करके जरूर याद कर लीजिएगा। अगला है, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खाते को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन है? तो वो कौन सा डिपॉजिटरी बन गया है? तो ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत, यानी ए विकल्प सही होगा। आगे, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया बार्सिलोना, स्पेन में किया गया। ठीक है, यानी यहाँ पे विकल्प डी सही होगा। क्या नाम था? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022, बार्सिलोना, स्पेन में। अब आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया उस्ताद अमजद अली खां को। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया? उस्ताद अमजद अली खां को। अब एक प्रश्न आप यूपी के GS से रिलेटेड देख सकते हैं, यूपी स्पेशल से, कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यांश से था? तो इनका संबंध किससे था? बांसुरी से था। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हरिप्रसाद चौरसिया जी का ये हुआ था प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, जिसको पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी 50 का ए ऑप्शन उस्ताद अमजद अली खां होगा। इस प्रकार आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। 20 प्रैक्टिस सेट है, समयानुसार सब कुछ खत्म कर लिया जाएगा। रेगुलर आएंगे, कभी एक वीडियो आएगा, कभी 2 भी आएगा, जैसा उचित देखा जाएगा। जिस हिसाब से आप लोग उसको कवर करते हुए चलेंगे उस हिसाब से उनकी संख्या में बढ़ोतरी भी हो जाएगी। हम चाहें तो एक दिन में कई वीडियो भी आ जाए, एक साथ कई प्रैक्टिस सेट ले लें, लेकिन फिर उसमें गुणवत्ता से कंप्रोमाइज हो जाएगा।
और वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केवल प्रश्न को हल करना मकसद नहीं होना चाहिए, उससे जो और भी क्या कोरिलेट किया जा सकता है और किन किन प्रश्नों को फैमिलियर किया जा सकता है, ये भी हमको समझना नितांत आवश्यक है। ठीक है, इस लिहाज से ये पूरे सेशन को चलाया जाएगा। निसंकोच आप लोग इसको करिए। और एक काम और करिए कि इस पूरे सेशन की जो भी वीडियो आए उनको आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। ठीक है, ताकि उसका ये सर्कुलेशन ऑनलाइन स्टडी ग्रुप एक विस्तार ले। ठीक है, अगर आपके लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं तो कुछ प्रयास आप भी अपने स्तर से कर लीजिए। ठीक है, तो ये आज का पूरा सेशन कंप्लीट। इसके नीचे आंसर की भी दी गई है, वो भी आपको दिखा दी जा रही है, ताकि मान लीजिए कि आपको किसी प्रश्न पे आंसर रीचेक करना हो तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत